देखो इंसिडेंट्स होते रहता है ऐसे, कोई इतना माइंड नहीं करता, लेकिन बस यही है कि आपको ही अगर कोई ऐसा इंसान करता है तो वही फ्यूचर में तकलीफ़ पाएगा। हमें इससे कोई समस्या नहीं है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, देखो मैंने जो नोट्स भेजे थे आज, वो आपने से कितने लोगों ने पढ़े? कल्चर एंड सिमियोटिक्स के, मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस के। ओके, एनीवन? आपने पढ़ा है शशि? ओके, आकृति अच्छा है। अनमोल, ये जो नोट्स हैं ये प्लस कोर्स में अवेलेबल हैं। अगर आपको प्लस ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मुझे क्लास के बाद टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड मीटिंग फॉर्मेट कैसे चेंज होता है यार? मुझे सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट चाहिए मेरे सामने, जितने भी हैं। कैसे होता है? अच्छा, यहाँ से लेआउट कैसे? सेटिंग्स में से जाके होगा। हाँ, लेआउट। यस यस यस, चेंज लेआउट, स्पॉटलाइट, नहीं, टाइटल, tiled। टाइल्ड एंड 49 कर दे। ओके, गुड, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी गुड। तो ऐसा ना मुझे दिखते रहे हाँ भाई इतने लोग हैं मेरे सामने, चलो अच्छा है। तो हम बात करते हैं अब कल्चर एंड सिमियोटिक्स की। तो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि मीनिंग मेकिंग प्रोसेसेस और कल्चर की जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हैं। क्रूशल इसलिए हैं कि हम मैसेज बनाते तो हैं और मैसेज ट्रांसफ़र भी कर देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही आती है कि हाउ कैन वी मेक आवर कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव और मेक द कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। तो उसके लिए अगर हम कोई क्रिएट कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई मीनिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो जो अगला इंसान है उसको वो मीनिंग जो है वो समझ में आना चाहिए। गेटिंग इट? तो इसीलिए मीनिंग मेकिंग प्रोसेस, मीनिंग मेकिंग जो थ्योरीज हैं उसके ऊपर एक शुरू में हम सबसे पहले बात करते हैं हैरोल्ड इनिस की। इनकी जो थ्योरी है मीडिया बायस थ्योरी, ये इसका मतलब ये नहीं है कि मीडिया बायस होता है या मीडिया बायसनेस का मतलब यही है कि आप एक साइड लेते हैं, यू टेक अ साइड बिकॉज यू हैव ऑप्शंस। गेटिंग इट? वेयर you have options you take side, and this is not about taking a side politically or propagating an agenda or something, propagating an idea. This is totally philosophical thing कि अगर कोई मीडिया है तो कोई भी तरह का मीडिया वो स्पेस बायस्ड होता है या टाइम बायस्ड होता है। उन्होंने हैरोल्ड इनिस ने दो चीज़ें बताई। पहला है टाइम बायस्ड, दूसरा है स्पेस। अगर अच्छा अभी भी हो रही है? ओके, तो देखो उनकी जो बुक थी द बायस ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें मार्शल मैक्लुहान ने भी कमेंट्स किए हैं। मार्शल मैक्लुहान, आप सबको मार्शल मैक्लुहान जो है ना, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, इन कल्चर सिमियोटिक्स की थ्योरीज में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि उस इंसान को समझने के लिए हमें 1 घंटे का पूरा लेक्चर चाहिए। तो उसी में हम मैक्लुहान सर की थ्योरीज पढ़ेंगे, मैक्लुहान सर के आइडियाज़ को समझेंगे और मैक्लुहान सर के क्रिटिसिज्म भी समझेंगे। तो मैक्लुहान को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। तो ये चीज़ याद रख लो, 4-5 बड़े साइंटिस्ट हुए हैं जिनमें मार्शल मैक्लुहान भी बहुत अच्छे दर्जे के साइंटिस्ट माने जाते हैं। तो जो हैरोल्ड इनिस जो हैं ये भी कनेडियन प्रोफेसर थे और इन्हीं मैक्लुहान सर के फेलो रहे हैं। तो हैरोल्ड जो इनिस हैं ये कहते हैं कि भाई जो मीडिया है, किसी भी तरह का जो मीडिया है वो 2 टाइप का बायस्ड होता है। सिंपल, सबसे पहला तो टाइम बायस्ड, दूसरा स्पेस बायस्ड। बहुत ही सिंपल एनालॉजी है, वो ये है कि जो मीडिया है
वो या तो एक स्पेसिफिक टाइम में ट्रैवल करता है। जैसे कि वो स्पेस जो है, देखो कोई भी चीज़ को हम दो ही तरीके से डिवाइड कर सकते हैं फिलोसॉफिकली, फिजिक्स की तरह से समझे कि एक तो होता है स्पेस, एक होता है टाइम। यानी स्पेस मतलब तो क्या हो गया, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, 3 डायमेंशन हो गए। फोर्थ डायमेंशन होता है टाइम। गेटिंग इट? कोई भी चीज़ 4 डायमेंशन में ही एग्जिस्ट करती है। किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस के लिए 4 डायमेंशन होते हैं कि वो कितना लंबा है, कितना चौड़ा है और कितना ऊंचा है। दैट इज देयर 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशंस आर देयर एंड द फोर्थ डायमेंशन इज टाइम बायस। गेटिंग इट? आप में से किसी को नहीं समझ में आ रहा तो बताओ जल्दी, डायमेंशंस वगैरह, 3 डायमेंशनल एंड फोर्थ डायमेंशन। मैं बता रहा हूँ, हाँ मैं बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जो कोई भी चीज़ है, पहले तो आप यहाँ पे समझो कि कोई भी चीज़ टाइम या तो किस एग्जिस्टेंस के लिए ये 4 डायमेंशन उन्होंने बताया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर कोई चीज़ स्पेस की तरफ ज़्यादा मूव्ड है तो वो टाइम में मूव नहीं करेगी, और अगर कोई चीज़ टाइम में मूव करती है तो वो स्पेस में मूव नहीं करेगी। गेटिंग इट? तो इसके लिए उन्होंने बताया कि टाइम बायस्ड मीडिया वो होता है जो कि एक जगह पे स्थिर है। गेटिंग इट? यानी टाइम में मूव नहीं कर रहा है। सॉरी, स्पेस, यस प्लीज, आई विल प्लीज स्टॉप, प्लीज आई विल। तो और ये कौन थे जनाब? अनमोल प्लीज, मैंने आपको बोला कि आपका कोई भी डाउट हो ना, आप बीच में मत बोलें, आप क्लास के एंड में रखें। मैं, क्योंकि मेरी क्लास जो है मैं सब कुछ बताता जाता हूँ, जो मेरे स्टूडेंट हैं अभी तक जो क्लासेस लेते हैं उनको पता है कि मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। नहीं, अभी आप अपने पास रखिए, अब एंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन होगा। ओके, यस प्लीज़। तो और सभी अपने माइक्स ऑफ रखेंगे। टाइम बायस्ड मीडिया जो है वो ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है स्पेस में मूव नहीं करती। अगर कोई चीज़ स्पेस में मूव नहीं करती, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिफैक्ट है, गेटिंग इट, उसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा, यानी लोगों को मूव करना पड़ेगा उस मीडिया के लिए। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है ना, कुछ भी मीडियम हो सकता है। अगर एक बिल्डिंग बनी है तो क्या वो मैसेज जनरेट नहीं कर रही है? इज अ बिल्डिंग इज नॉट जनरेटिंग अ मैसेज। एक बिल्डिंग भी मैसेज जनरेट करती है। एक मान लीजिए कोई चीज़ पड़ी है ना, वो भी मैसेज को जनरेट करती है। मान लीजिए उस टाइम पे हैरोल्ड इनिस ये कहते हैं कोई स्क्रिप्चर वगैरह थे, किसी दीवार पे खुदे हैं, कोई मंदिर बना है, अच्छा आर्किटेक्चर है, तो ये सब भी ना एक तरह का मैसेज जनरेट करते हैं, एक मैसेज को कम्युनिकेट करते हैं। स्क्रिप्ट, जैसे मान लीजिए दीवारों पे खुदे उस टाइम के स्क्रिप्चर्स वगैरह हो सकते हैं। और तो ये जो और कुछ कस्टम वगैरह होते हैं, कस्टम मतलब ट्रेडिशंस है कुछ, तो उन सब के लिए आपको वहाँ जाना पड़ता है, आपको उन मीडिया में घुसना पड़ता है, ना कि वो मीडिया आपके तक आता है। तो ये हो गया टाइम बायस्ड मीडिया, यानी जो टाइम में ट्रैवल करता है, स्पेस में नहीं। यानी जैसे कोई बिल्डिंग थी वो 1000 साल से वहीं है, तो आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स हैं, आपको वहाँ जाके देखना पड़ेगा। सांची का स्तूपा है, उस पर बहुत अच्छी अच्छी बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर लिखी हुई हैं, बुद्धिस्ट जो गुदी हुई हैं चीज़ें वहाँ पे, उसको कुछ शब्द बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो वो वहाँ पे खुदी हुई हैं, तो उनको अगर आपको पढ़ना है तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो ये होगा टाइम बायस्ड मीडिया। मोस्टली मास कम्युनिकेशन का जो मीडिया है, मास कम्युनिकेशन, वो आता है स्पेस बायस्ड मीडिया में। जैसे पेपर है, पेपर एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकता है। ऐसा मीडिया जो लाइट हो, पोर्टेबल हो एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस, दैट इज स्पेस बायस्ड मीडिया। गेटिंग इट? हैरोल्ड इनिस की ये जो है बायस ऑफ मीडिया, ये बहुत आपको इस तरह से समझना है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है कि मीडिया बायस होता है, मास कम्युनिकेशन, ये इससे कोई लेना देना नहीं है, ये टाइम और स्पेस की बात करते हैं। गेटिंग इट? तो ये आपको समझना है कि मीडिया 2 टाइप का होता है। हैरोल्ड इनिस ये कहता है टाइम बायस जो टाइम में ट्रैवल करता है, स्पेस बायस जो स्पेस में ट्रैवल करता है। तो स्पेस में ट्रैवल करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। टाइम मतलब सिर्फ टाइम में ट्रैवल करता है, स्पेस में नहीं। गेटिंग इट? तो अब ये मत कहना कि स्पेस बायस मीडिया टाइम में भी तो ट्रैवल करता है सर। यस इट डज, बट वो ज़्यादातर लॉन्ग लार्ज डिस्टेंसेस तक ट्रैवल कर रहा है। इतनी जैसे मान लीजिए उस टाइम पे न्यूज़पेपर हुआ करता था,
तो न्यूज़पेपर जो है वो एक जगह से दूसरी जगह तक खुद जाता था आपको खबर पहुंचाने। आज जैसे टेलीविज़न है, तो टेलीविज़न भी एक आपके पास, मान लीजिए खुद आपके पास खबर आ रही है, आपको वहां जाना नहीं पड़ रहा न्यूज़ एंकर के पास खबर लेने के लिए। जैसे टेलीफोन है, या आपका ये क्या बोलते हैं इसे, मोबाइल फ़ोन है, सोशल मीडिया है, ये सब स्पेस बायस मीडिया है। यानी आप कहीं भी रहें आपको खबर मिल जाएगी। तो जो मीडिया है वो रैपिडली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, या तो वो कहलाता है स्पेस बायस मीडिया। गेटिंग, इसको न्यूज़पेपर और उस टाइम पे जो मीडिया उस टाइम पे बेसिकली अवेलेबल था उस तरीके से इसको समझिए। गेटिंग इट? ये है स्पेस बायस्ड और टाइम बायस्ड मीडिया। इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो ये आपको याद रखना है। हेरोल्ड इनिस ने टाइम बायस्ड और स्पेस बायस्ड मीडिया बताया। देन वी गो टू द कल्चर इंडस्ट्री थ्योरी। बिकॉज अब देखो, फ्रैंकफर्ट स्कूल में दो थियरिस्ट थे, थियोडोर अडोर्नो और मैक्स हॉर्खेमहाइमर। ये जो लोग हैं ना, इन दोनों को आप अच्छे से समझोगे। अडोर्नो जो है वो आपकी पूरी कल्चरल थ्योरी में सबसे बड़े थियरिस्ट माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये जो कल्चर इंडस्ट्री की जो थ्योरी है इसको बहुत अच्छे से समझाया। और कल्चर को समझने के लिए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कल्चर को किस तरह से इंडस्ट्रियलाइज किया जा सकता है, एक मास डिसेप्शन बनाया जा सकता है। ये भी यही बात कहते हैं कि मीडिया पावरफुल है। गेटिंग इट? मीडिया कैपिटलिज्म का साथ देता है। मीडिया एक मास कल्चर प्रोड्यूस करता है जो कि लोगों को एक स्पेसिफिक कल्चर की तरफ मूव कर देता है। यानी कल्चर भी इंडस्ट्री है। कल्चर बनाया जा सकता है, कल्चर लोगों को बेचा जा सकता है। दैट इज इसका मतलब है कल्चर की इंडस्ट्री, कल्चर इंडस्ट्री। आप मुझे ये बताओ कि हमारा कल्चर पहले अलग था, आज हम एक डिफरेंट कल्चर में मूव कर रहे हैं। एक ग्लोबल कल्चर कह सकते हो आप, वेस्टर्न कल्चर कह दो, कुछ भी कह दो। तो क्या है कि वो जो कल्चर है, जो कॉमर्शलाइजेशन है, या बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपको एक कल्चर की तरफ डाला जा रहा है। कंज्यूमरिज्म जो है ये आपको बहुत सारे गुड्स, सर्विसेज, ऐसी चीज़ों को खरीदने के लिए मजबूर कर देता है। वो कल्चर जो है वो उस कल्चर की जो इंडस्ट्री लगी है वो चीज़ को वो टारगेट करते हैं। वो ये कहते हैं कि कल्चर इंडस्ट्री का मतलब है कॉमर्शियल और स्टेट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट ऑन्ड यानी गवर्नमेंट ऑन्ड ऑर्गेनाइजेशन इन द आर्ट्स एंड मीडिया कमिटेड टू द डायरेक्ट प्रोडक्शन, स्पॉन्सरशिप, डिस्प्ले एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चरल गुड्स। अब कल्चरल गुड्स क्या होते हैं? स्पोर्ट इवेंट्स, बुक्स, न्यूज़पेपर, फिल्म, टेलीविज़न, रेडियो, ये सब पेंटिंग्स हैं, ये सब कल्चरल गुड्स हैं। इंफॉर्मेशन एक कल्चर गुड है। गेटिंग इट? उन्होंने इंफॉर्मेशन को कल्चरल गुड बताया। तो जो कल्चरल सामान है वो आप खरीदते हैं और कमोडिफाइजेशन हो जाता है इंफॉर्मेशन का। यानी इंफॉर्मेशन भी अब एक कमोडिटी है और कमोडिटी बेची जाती है। यानी वस्तु, इंफॉर्मेशन वस्तु है और वस्तु का विनिमय होता है, वस्तु बेची जाती है। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये टोटली कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। और ये बात कहते हैं अडोर्नो ये भी कहते हैं, एक दौर आया था इंग्लैंड में, यूरोप में, एनलाइटनमेंट। आप में से किसी को पता है तो एक बार प्लीज, अगर किसी को पता हो तो बताएं। एनलाइटनमेंट, यस प्लीज। यस, यस। तो अडोर्नो ये कहते हैं कि जो एनलाइटनमेंट है वो उसका यूज़ किया जाता है आपको किसी कल्चरल गुड का कंजम्पशन करने के लिए। और जब आप उस कल्चरल गुड का कंजम्पशन करते हैं तो आप एक कल्चर इंडस्ट्री का पार्ट हो जाते हैं। और आप जो है उन कल्चरल गुड्स का यूज़ करके आप एक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। और वो मार्केट जो है वो है कैपिटलिस्ट मार्केट। आपको चीज़ें खरीदने के लिए टारगेट किया जाता है, आप वो चीज़ें खरीदते हैं। इनफैक्ट आपको आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ें बेची जाती हैं। और इनफैक्ट अडोर्नो ये भी कहते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं,
पर लेकिन इससे नुकसान भी बहुत हो रहा है। यानी एडॉर्नो ये कहते हैं कि कल आप इसको बहुत ही अच्छे से इसको समझना। अगर आपको कि कल्चर, मैंने आपको पीडीएफ में भी नोट्स दे रखे हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके अलावा भी अगर आपको इससे अडॉर्नो की और हॉर्खेमाई की थ्योरी से रिलेटेड कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपकी इस दुनिया को ग्लोबलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क को समझने के लिए, कि मैंने आपको शुरू में बताया था वही होगा जो मार्केट चाहता है। तो लोगों का माइंडसेट बनाती है कल्चर इंडस्ट्री। अब कल्चर, जब आपने कल्चर ही क्रिएट कर दिया, कल्चर ही बना दिया और कल्चर बेच दिया, तो आप उस कल्चर के साथ क्या क्या नहीं बेच सकते। आपने लाइफस्टाइल बेच दी। गेटिंग इट? तो आप ये देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां रखनी चाहिए, बड़ा घर होना चाहिए, ये एक लाइफस्टाइल का पार्ट है। और ये लाइफस्टाइल आपको बेची कैसे जाती है? आपको उस कल्चर से रूबरू करा के वो कल्चर आपको बेचा जा रहा है। और जब आप उस कल्चर में पहुंच जाते हैं तो आप क्या करते हैं? वो चीज़ें खरीदते हैं। आपको उनकी ज़रूरत नहीं है लेकिन आप वो चीज़ें खरीदते हैं। और कोई भी चीज़ का मास प्रोडक्शन करने के लिए, यानी इंडस्ट्रियल को सपोर्ट करने के लिए कल्चर इंडस्ट्री का बहुत होना बहुत ज़रूरी है। मान ली जो एडवर्टीजिंग हम पढ़ते हैं, ये कल्चर इंडस्ट्री का ही पार्ट है। गेटिंग इट? ऑल कल्चरल प्रोडक्ट्स अलाइक अल्टीमेटली सर्व टू रिमाइंड पीपल of the triumph of invested capital and to ensure that might of industrial society is logged into men's minds। मतलब ये हो गया कि जितने भी कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, फिल्म, टेलीविज़न, इंटरनेट, ये सब जो हैं वो आपको एक ही चीज़ को रिमाइंड करने के लिए हैं कि भाई आप जो हैं वो कैपिटल यानी पैसे पे विजय पा लें। गेटिंग इट? और जब आपका जो उस पर आप जब ट्रायम्फ ऑफ इन्वेस्टेड कैपिटल, उसके बाद वो इंश्योर ये करता है कि आप एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो आपके दिमाग में बैठा दी जाए। इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब हो गया चीज़ें खरीदो, बनाओ, बेचो। नए नए आइडियाज़ जनरेट होते हैं इस सोसाइटी में कल्चरल इंडस्ट्री की वजह से। नए इम्प्रूवमेंट्स होते हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नए इनोवेशंस होते हैं। तो ये इस चीज़ को समझो कि ये बुराई नहीं कर रहे हैं अडॉर्नो उस चीज़ की, ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा होता है। ठीक है? कोई भी प्रोडक्ट हो, कल्चर इंडस्ट्री जो है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ट्रांसनेशनल होते हैं। ट्रांसनेशनल यानी एक देश से दूसरे देश में जाती है वो जो प्रोडक्ट है कल्चर का। जैसा फिल्म है, फिल्म एक नेशन से दूसरे नेशन में दिखाई भी जाती है। ग्लोबलाइज्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है, इंटरनेट है, वो उसको ऑपरेट करते हैं बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ नेशनल गवर्नमेंट। यानी नेशनल गवर्नमेंट्स का भी उस पर उतना कंट्रोल नहीं रहता कल्चर इंडस्ट्री पे। गेटिंग इट? ये समझ आया आप सभी को? हाउ कल्चर प्रोड्यूसेस योर माइंडसेट एंड हाउ कल्चर इज प्रोड्यूस्ड। कल्चर प्रोड्यूस कैसे होता है? कल्चरल गुड्स की तरफ से। ओके? हाँ, तो ये जो थ्योरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको और अच्छे से आप समझना। और इसके लिए आप बैरन एंड डेविस को रेफ़र करेंगे। इस बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कल्चर इंडस्ट्री समझना। फिर एक हेबरमास का पब्लिक स्फेयर भी है, ये भी एक तरह की कल्चर की थ्योरी है। ये भी थोड़ा सा पब्लिक ओपिनियन से उसके ऊपर बेस्ड है। जो है ये कहते हैं कि पब्लिक स्फेयर जो है, पब्लिक स्फेयर यानी मतलब हो गया पब्लिक, लोग और उनका एक घेरा, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन कह लो, कॉफ़ी हाउस में बैठे कुछ लोग कह लो, एक लोकल यूनियन कह लो, पार्टी कह लो, कुछ भी कह लो, दैट इज़ अ स्फेयर। हर इंसान का एक पब्लिक स्फेयर है। पब्लिक स्फेयर यानी आपका सर्कल। ओके? ये हर सिटीज़न के लिए ओपन होता है मेनली, और यहाँ पे लोग जाते हैं, कॉन्वर्सेशन करते हैं और लोगों से रूबरू होते हैं। ठीक है? यहाँ पे लोगों के बनते हैं ओपिनियन। ये बात कहते हैं जो हैं आपके हैबरमास 1990 वेट, ये शायद 70s की 70 के अंदर की थ्योरी है। इसका ईयर आप एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि बहुत सारे पेपर आए थे हैबरमास के इसी चीज़ के ऊपर। तो सबसे पहला पेपर कब आया वो एक बार कंफर्म कर लेना। तो क्या है जो पब्लिक स्फेयर है, उसका मतलब ये है एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक बहुत जहाँ पे लोग वो सबके लिए ओपन हो, वो हाँ लोग यस 1962 में भी इट इज़। तो यस इसको कंफर्म कर लेना। आप कह रहे हैं 1962, फिर भी आप लोग एक बार देख लेना, शायद बैरन एंड डेविस में दिया होगा। तो जो हेबरमास हैं
वो ये कहते हैं कि लोग जो हैं एक जगह जाते हैं, वहाँ पे अपने अपने आइडियाज़ को ट्रांजिट करते हैं, यानी कम्युनिकेट करते हैं, और अपने अपने पब्लिक ओपिनियंस को दूसरे लोगों पे थोपते हैं या बताते हैं, और एक ओपिनियन क्रिएट होता है। गेटिंग इट? कि एक किसी सबका एक अपना अपना पब्लिक स्फेयर होता है। जैसे फेसबुक एक पब्लिक स्फेयर हो सकता है, व्हाट्सएप एक पब्लिक स्फेयर है, व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं ये भी पब्लिक स्फेयर है, कॉफ़ी शॉप एक पब्लिक स्फेयर है, आप कॉलेज जाते हैं लोगों से मिलते हैं, ये भी आपका एक पब्लिक स्फेयर है। ये जो मतलब जहाँ पे लोग असेंबल हों और फ्रीली एक्सप्रेस करें अपने ओपिनियंस, इसको कहते हैं पब्लिक स्फेयर। अब पॉलिटिकल पब्लिक स्फेयर जो है, पब्लिक स्फेयर्स जो है, इनका पॉलिटिकल यूज़ ये है कि हैबरमास कहते हैं कि स्टेट की जो पावर है वो है पब्लिक पावर, यानी इलेक्शंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो। इनफैक्ट लोग कहते हैं ना कि भारत की जो सरकार है वो पार्लियामेंट में नहीं बनती, भारत की सरकार चाय की दुकानों पे बनती है। ऐसा क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि ओपिनियन वहीं बन रहा है। भारत में पब्लिक स्फेयर्स अधिकतर चाय की दुकानें हैं, वहाँ लोग जाते हैं, बैठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं पॉलिटिक्स, और सबका अपना अपना पब्लिक ओपिनियन बनता है धीरे धीरे। तो चाय की दुकानें जो हैं भारत में एक पब्लिक स्फेयर का काम करती हैं, और पब्लिक स्फेयर्स जो हैं वो पब्लिक ओपिनियन बनाने में हेल्प करते हैं। वहाँ लोग डिस्कस करते हैं, फ्रीली अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, लड़ाई भी हो जाती है कई बार। तो हेबरमास जो है वो कहते हैं कि भैया जो बॉर्जुआस जो थे, बॉर्जुआस मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे, वो पब्लिक स्फेयर्स का यूज़ करते थे ताकि अपनी बात को इजीली वहाँ पे रख सकें। और पब्लिक जो है वो अब जैसे मान लीजिए हर चाय की दुकान पे दो लोग बात करते हैं, तो तीसरा बंदा इंटरेस्ट ले ही लेता है, और जब वो बात सुनता है, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की है, पॉलिटिक्स है, तो जब वो बात सुनता है उसका ओपिनियन चेंज हो सकता है, और इसी तरह धीरे धीरे एक मास पब्लिक ओपिनियन बन जाता है। ये बात कहते हैं आपके जर्गन हेबरमास। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक स्फेयर को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको कोर्स समझा दिया है पब्लिक स्फेयर होता क्या है। आज जैसे बहुत सारी नई रिसर्च भी हो रही है कि फेसबुक किस तरह से पब्लिक स्फेयर का काम कर रहा है, सोशल मीडिया कैसा पब्लिक स्फेयर है, या आप ये कह सकते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स किस तरह से पब्लिक स्फेयर में हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, लेकिन इसको आप समझेंगे तो बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्ट में काम करता है। मुझे दिख क्यों नहीं रहा, मैं चश्मा लगाना भूल गया। हाँ, अब अच्छा लग रहा है। हाँ, एक आती है रिसेप्शन थ्योरी। अब तक तो हमने पढ़ा भाई कि थोड़ा सा कल्चर को हमने समझा, उसके पहले हैरोल्ड इनिस वाली बात की, अब हम थोड़ा सा स्टुअर्ट हॉल को पढ़ते हैं। अब हम चलते हैं मीनिंग मेकिंग थ्योरीज की तरफ, यानी सिमियोटिक्स की थ्योरीज की तरफ। तो सिमियोटिक्स की थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ये कहती हैं कि भाई कोई इंसान किसी चीज़ को कैसे समझता है और हम मीनिंग कैसे जनरेट करते हैं। तो 1973 में स्टुअर्ट हॉल जो थे इंग्लिश प्रोफेसर थे, यानी मतलब लिंग्विस्टिक के प्रोफेसर थे, और इंग्लैंड में थे। तो वो उन्होंने बहुत सारी जैसे जो मीडिया है उनको समझा, और उन्होंने एनकोडिंग एंड डिकोडिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। मतलब पहले भी था लेकिन उन्होंने इसको वाइडली बताया कि पहले एनकोडिंग डिकोडिंग जो है मैकेनिकल तरीके से यूज़ होती थी, उसके बाद उन्होंने इसका थोड़ा सा सोशल कॉन्टेक्स्ट दिया कि भाई जो एनकोडेड मैसेजेस जो हैं वो जनरली क्या होते हैं, शेयर्ड रूल्स होते हैं, सिंबल हैं कॉमन पीपल के अंदर। मैंने आपको वही बताया कि अगर रिसीवर जो है अगर सेम एनकोडिंग में नहीं होगा ना मैसेज, तो वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको डिकोड भी उसी मैसेज को समझना है। जैसे मान लीजिए मैं हिंदी में कहता हूँ भैया बिल्ली, वहाँ से एक बिल्ली जा रही थी, लेकिन अगर वहीं पे कोई चाइनीज़ इंसान है, उसके लिए वो इवेंट वो उसको बोलेगा अपनी लैंग्वेज में कि भाई बिल्ली जा रही थी। अगर इंग्लिश है तो वो बोलेगा कैट वॉज गोइंग। तो अगर मुझे ये देखो, इवेंट एक ही है, एनकोडिंग अलग अलग है। एनकोडिंग अलग अलग हो गई तो रिसीव करने वाले लोग भी जो डिकोड करेंगे वो भी सेम कल्चर, सेम सिंबल या सेम लैंग्वेज को समझने वाले होने चाहिए। गेटिंग इट? तो क्या होगा, अगर मान लो किसी भी इंसान को हिंदी नहीं आती या मतलब इंग्लिश ही आती है सिर्फ, तो वो इंग्लिश वाला मैसेज ही समझेगा, वो हिंदी वाला मैसेज कैसे समझेगा। तो सेम लैंग्वेज में एनकोडिंग और डिकोडिंग होनी चाहिए, तभी आप समझ सकते हैं। तो एनकोडिंग जब एक बार हो गई तो डिकोडिंग वही लोग कर पाएंगे जो सेम कल्चर से या सेम रूल सिंबल से बिलोंग करते हैं। गेटिंग इट? इसमें देखो बहुत सारी चीज़ें भी आती हैं एनकोडिंग करने के अंदर।
कि मैंने एनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पहले बहुत अच्छे से समझाया है ना, समझाया कि नहीं समझाया है? बताओ भाई, बताया है ना कि कोडिंग, एनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है। तो एनकोडिंग में सिर्फ वर्बल क्यूज नहीं आते, नॉन वर्बल क्यूज भी आते हैं। नॉन वर्बल बहुत सारी चीज़ें हो गई, आप हाथ कैसे मिलाते हैं, आप बात कैसे करते हैं, आप खाना कैसे खाते हैं, आप चलते कैसे हैं, आप कपड़े कैसे पहनते हैं, ये सब नॉन वर्बल चीज़ें हैं और ये सब कल्चर में बिलोंग करती हैं। इनफैक्ट लैंग्वेज खुद कल्चर का पार्ट है। तो जो ऐसे जैसे एज है, जेंडर है, रिलीजन है, रेस है, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, एथनिसिटी है, क्लास है, कल्चर है, मूड है, इन सब पे भी जो मैसेज को रिसीव करना या एनकोडिंग डिकोडिंग जो है वो आप ये कह सकते हैं उनसे इन्फ्लुएंस होती है। तो आप सिंपल सी ये बात समझिए, उन्होंने 3 कैटेगरी बताई है जिसके अंदर हम किसी चीज़ को समझते हैं। रिसेप्शन की थ्योरी, रिसेप्शन थ्योरी का मतलब हो गया कि हम किसी चीज़ को रिसीव कैसे करते हैं। यानी अगर मैसेज तो आपने जनरेट कर दिया, लेकिन क्या रिसीवर जो है वो उसको उसी तरह से रिसीव कर रहा है क्या जैसा वो एनकोडेड है? समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कह तो दिया, हाँ भाई बिल्ली जा रही थी, लेकिन अब कोई मान लो इसको अलग तरीके से समझे, कोई इसको अलग तरीके से समझे, कोई इसको और अलग तरीके से समझ सकता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अब कोई इंसान रिसीव कैसे करता है किसी डायरेक्ट मैसेज को। तो उन्होंने 3 कैटेगरी बताई। पहला है डोमिनेंट रीडर, ये वो ऑडियंस होती है जो कोई मान लीजिए डायरेक्टर ने मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा कोई काम दे दिया, गेटिंग इट, और कोई एक्स्ट्रा नोट अटैच नहीं किया। या मान लीजिए टीचर है, ओके, वो असाइनमेंट सबमिट करने के लिए कह रहा है, और या फिर बोल रहा है कि भाई पेरेंट जो हैं उनको बोलो कि भाई अपने बच्चे का रूम साफ करें, अपने बच्चे को बोले कि अपने की रूम साफ करें, गेटिंग इट। तो बच्चा जो है वो समझ गया मैसेज, बट उसने फॉलो नहीं किया। ओके, समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी मैसेज तो पहुंच गया पर उसने फॉलो नहीं किया। जैसे आप हैरी पॉटर किस किसने देखी है? तो हाउ दे हैरी पॉटर सीरीज में लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है, वो एक बुरा इंसान है, ही इज अ बैड पर्सन। तो उसको उन्होंने कैसे कैसे कन्वे किया है उस मैसेज को, देखो वो तो बहुत जगहों पे तो उस बंदे का डायलॉग तक नहीं है, लेकिन वो आपको देखते ही आपको लगता है ही इज अ बैड पर्सन, बिकॉज काला कपड़ा, काले उसके कपड़े हैं, बुरी बेकार आंखें हैं, कोल्ड है, गंदी आवाज़ है, और सराउंडिंग में बहुत ब्लैकनेस है, बॉल्ड हेड है। तो इन नॉन वर्बल क्यूज से उन्होंने एक डोमिनेंट परसेप्शन बना दिया, क्या कि हाँ एक जो है कि जो पर्सन है वो बुरा है। इनफैक्ट आप इस चीज़ को समझें, समझ रहे हैं आप मेरी बात? एक पर्सनालिटी जो है वो आपको अच्छा या बुरा भी दिखा सकती है। ये है डोमिनेंट पर्सनालिटी या डोमिनेंट रीडर। यानी वो ऑडियंस जो जो काम दिया गया है उसको सीधे सीधे करती तो है, और जो बाकी एक्स्ट्रा नोट्स हैं, मान लीजिए आपको बोला तो नहीं गया ना कि ऐसा करना है, फिर भी आप वो चीज़ कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा कर देना चाहिए, वो मैसेज को आप समझ जाते हैं। एक्स्ट्रा कुछ चीज़ मान लीजिए दी गई है किसी चीज़ में, वो आप समझ जाते हैं। जैसे सरकैज़म है, सरकैज़म जो है वो आपको समझ सकते हैं अगर आप सेम कल्चरल चीज़ों से बिलोंग करते हैं, आपके प्री जुडिशियस या प्री नॉलेज स्टीरियोटाइप सेम है। स्टीरियोटाइप इज़ नॉट अ रॉन्ग वर्ड, स्टीरियोटाइप का मतलब होता है आप पहले से कुछ चीज़ को मान के चल रहे हैं, आपकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज। तो जो एक तरह से प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसके हिसाब से आप ये समझ सकते हैं कि भाई अगर कोई सरकास्टिक जोक मारा गया है तो उसको हम समझ सकते हैं। डायरेक्ट वे में वो मैसेज वैसा तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर छुपा जो मैसेज है वो हम समझ सकते हैं। तो ये हो गई डोमिनेंट रीडिंग। फिर आते हैं नेगोशिएटेड रीडर्स। नेगोशिएटेड रीडर्स वो होते हैं जो अवेयर होते हैं, यानी दे थॉट, उनको लगता है कि दे आर अवेयर ऑफ द एक्ट्स मेड इन द फिल्म, ओके, बट फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से जो बताया जाता है। इसको बोलते हैं नेगोशिएटेड रीडिंग, गेटिंग इट? हियर द ऑडियंस हु थॉट दे नो दैट दे आर अवेयर ऑफ द एक्ट्स मेड इन द फिल्म आर बैड,
and not right, but get on to the concept, it is fine because there is a reason behind it. यानी उनको ये लगता है कि वो जो सोच रहे हैं वो चीज़ सही है, या फिल्म में जो दिखाया गया है वो गलत है। गेटिंग इट? तो वो ऐसा वो सोच कैसे लेते हैं, क्योंकि जो ऑथर का मैसेज है वो डायरेक्टली जो उनके पर्सनल कन्वेंशन है वहाँ टारगेट करता है। जैसे वीडियो गेम्स हो गए, ठीक है। अब वीडियो गेम्स जो है वहाँ पे एक पहले से मैसेज है कि भाई आपको जो पर्सनल व्यूज़ हैं आपके उन उनको टारगेट करता है, जो आपके पर्सनल व्यूज़ पहले से बने हुए हैं वहाँ टारगेट करता है। जैसे फिक्शन हो गया, जॉम्बी हंटिंग एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ें जो हैं ये नेगोशिएटेड रीडिंग में आती हैं। फिर आती है एक ओपोजिशनल रीडिंग, जैसे जो भी टोटली मॉरली रॉन्ग है। कुछ फिल्में हैं जो ऑडियंस जो है एक्सेप्ट कर लेती है कि ये चीज़ें गलत हैं। जैसे इमोशनली डिस्टर्बिंग है, जैसे कोई कंटेंट है वायलेंस के, खून के, रिलीजियस बिलीफ्स के, पॉलिटिकल आउटलुक्स के, बहुत सारी चीज़। तो ऑडियंस क्या करती हैं, आइडिया को रिजेक्ट कर देती हैं। उस चीज़ को कहा जाता है ओपोजिशनल रीडिंग। जैसे स्मोकिंग जो है, पहले की 1970s 80s की जो फिल्म थी वो हर हीरो सिगरेट पीता था। क्योंकि देखो इंडियन फिल्म में ही देख लो, अच्छे बड़े बड़े लोगों को दिखाया जाता था कि सिगरेट पी रहे हैं फिल्म में। क्यों? क्योंकि इट वॉज अ साइन ऑफ प्रेस्टीज, इमेज, वेल्थ, पावर, हैप्पीनेस, ठीक है। बट रियलिटी जो थी वो क्या थी, इट कॉजेज कैंसर। लेकिन जो ऑडियंस है वो अभी भी उस मैसेज को ऑपोजिशन ही करेगी, क्योंकि मैसेज में तो दिखाया वही जा रहा है ना कि इट इज़ पावर, बट रियलिटी उससे अलग होती है। तो इसको कहा जाता है ओपोजिशनल रिसेप्शन। तो रिसेप्शन थ्योरी भी आप पढ़ेंगे कि किस तरह से लोग जो हैं डोमिनेंट, ऑपोजिशनल और नेगोशिएटेड रीडिंग्स को पढ़ते हैं और किस तरह से मैसेज को रिसीव करते हैं। यानी डोमिनेंट रीडिंग में जो मैसेज दिया गया है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऑपोजिशनल रीडिंग में वो थोड़े से एम्बिग्यूअस होते हैं कि करना है कि नहीं करना, थोड़ा सा मोरालिटी में उलझते हैं, और नेगोशिएटेड रीडिंग में वो मैसेज को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। गेटिंग इट? इसको ये होते हैं रिसेप्शन के तरीके, ये स्टुअर्ट हॉल बताते हैं। तो अब हम थोड़ा सा डीप में चलते हैं सिमियोटिक्स में। तो सिमियोलॉजी जो है वो साइन एंड सिंबल की वो है, साइंस है। साइन एंड सिंबल का मतलब हो गया कि हम किस तरह से किसी साइन को क्रिएट कर। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ ए फॉर एप्पल होता है, आप ए को ए पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक तो आप ए को ए ही पढ़ते आए थे, या आप वन को वन पढ़ते हैं, वन मतलब एक, ठीक है, ये पढ़ते आए हैं। अगर मैं स्क्रीन पे वन लिखता हूँ तो आप समझेंगे कि हाँ वन का मतलब तो वही है, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? नहीं समझ रहे हैं? देखो मैं बताता हूँ एक थोड़ा सा। ओके, यस, चलो देखो, जैसे मान लो एक वाई, इससे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ए है, ए मतलब ए साइन जो है वो बनता है, आप उसका मतलब समझते हो ए। एक नंबर है वन, आप उसको समझते हो वन मतलब एक, एक जो होता है। अगर मान लीजिए आज तक हम वन की जगह टू लिख रहे होते तो क्या टू वन को डिनोट नहीं करता? हम टू को पढ़ते, टू बोलते किसी चीज को, और उसका मतलब सिंगुलर होता, सिंगल। गेटिंग इट? वन होता। क्यों होता? क्योंकि हम किसी चीज को उसी चीज से डिनोट कर रहे हैं। जैसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मेरा नाम अंकित है, ठीक है। आपको कैसे पता है? क्योंकि जब भी आप अंकित बोलेंगे मुझे पता लगे हाँ ये मेरा नाम है। दे डिनोट, दे हैव, अब उन्होंने मुझे एक साइन दे दिया है, एक सिंबल दे दिया है, नाम दे दिया है, पहचान दे दी है। मतलब आप ये समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए बिल्ली है, वर्ड है बिल्ली, बोलते ही आपके दिमाग में क्या बिल्ली आई है? सोचिए। कैट, आर यू मेकिंग एन इमेज ऑफ अ कैट? कैट बोलते ही कैट बन रही है, बिल्ली बोलते बिल्ली बन रही है। लेकिन अगर मैं आपको सेम वर्ड बिल्ली जो है वो आपको मैं चाइनीज में बोलूँ, मैं बोलूँ गर्ड्स,
या गोटो, बना कुछ? बिकॉज यू डोंट नो कि गेटो का मतलब बिल्ली होता है, या वो जो वो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ यू, मान लीजिए किसी को बोलता हूँ यू आर अ वाइल्ड कैट और यू आर अ वाइल्ड बिच, इसका मतलब सेम तो नहीं है। मैं थोड़ी किसी को ये थोड़ी कह रहा हूँ कि तुम एक जंगली कुतिया हो, नहीं ना, मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम बहुत बुरे इंसान हो। गेटिंग इट? तो यहाँ पे किसी भी, जब भी हम किसी को कुछ कहते हैं तो उसके हमेशा दो मीनिंग होते हैं, एक होता है कनोटेटिव, एक होता है डेनोटेटिव। कनोटेटिव का मतलब ये होता है कि कोई जो डायरेक्ट मीनिंग मैंने आपको बताया, और कनोटेटिव मतलब छुपा हुआ मीनिंग। गेटिंग इट? तो हर लैंग्वेज में कनोटेटिव और डिनोटेटिव मीनिंग्स हमेशा होते हैं, जो सॉसरे ने बताया। लेकिन अब पहले हम बात कर लेते हैं सीएसपीएस की। सिमियोलॉजी समझ आई, अब हम थोड़ा सा सीएसपीएस के उसकी बात करते हैं। मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर आपके साथ करना चाहूँगा, क्योंकि ये मॉडल आपको समझना ज़रूरी है। स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ, तो देखो ये है पियर्स का मॉडल, सी एस पियर्स, जिसको बोला जाता है फादर ऑफ सिमियोलॉजी और फादर ऑफ सिमियोटिक्स। आप एक बार रिलोड कर लो, क्या पता हो जाए। हाँ, दिख जाएगी, थोड़ा वेट करो। तो देखो, इसको इस चीज़ से समझो, एक ठीक है, एक एक्स है, एक साइन है, बीच में एक साइन दिया है, ठीक है। इसका दो मतलब हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं बताता हूँ। एक्स का मतलब है स्टॉप, ये आपके ए, दो दो पर्सन है, देखो यहाँ ए है, यहाँ बी है, ठीक है। साइन एक ही है, एक्स, ये जो मल्टीप्लाई वाला जो है एक्स है, ये एक साइन है। इसको एक बंदा जो है ए, वो पढ़ता है स्टॉप, इसका मतलब है रुक जाओ, इंटरप्रेट कर रहा है। एक्स स्टैंड फॉर स्टॉप, तो रेफर क्या कर रहा है ये? स्टॉप। गेटिंग इट? यानी एक्स सिंबलाइजेस दिस एंड एक्स स्टैंड्स फॉर दिस। गेटिंग इट? लेकिन एक और बंदा है बी, वो ये कह रहा है एक्स का मतलब है मल्टीप्लाई, ये उसका इंटरप्रिटेशन है। और एक्स सिंबलाइजेस ऑब्जेक्ट, क्या? 4 × 1 4, 4 × 2 8, 4 × 3 12, पर ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो गया, और इसके लिए पर्सन ए के लिए ये स्टॉप का सिंबल हो गया। तो यही पियर्स का मॉडल है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो किसी चीज को किस तरह से डिनोट करता है। गेटिंग इट? ये आप समझे? मॉडल समझ आया? चलो ठीक है, ओके, चलो अब बात करते हैं। तो आपको पियर्स का मॉडल समझना है कि कोई साइन है, वो किसी चीज़ को सिंबलाइज करता है, और ये स्टैंड करता है एक चीज़ के लिए, जिसको बोलते हैं साइन। साइन है आपका एक्स, ऑब्जेक्ट है आपका जो सिंबलाइजेस करता है, और वो सिंबल जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है, यानी जैसे मान लीजिए ये एक्स ऑब्जेक्ट जो था, ये साइन जो है, ये एक्स ऑब्जेक्ट में है, और ऑब्जेक्ट जो है इसका इंटरप्रिटेशन हम करते हैं स्टॉप, और एक तरफ इंटरप्रिटेशन हम करते हैं, ऑब्जेक्ट सर ने लिखा 4 × 1, साइन हो गया एक्स, ऑब्जेक्ट हो गया 4 × 1 = 4, और हमने ये जो एक्स है इसका मतलब क्या समझा? मल्टीप्लाई। गेटिंग इट? समझे आप? यही पियर्स मॉडल है कि कोई चीज क्या सिंबलाइज करती है। कोई साइन, साइन का मतलब हो गया, जैसे मेरा नाम है अंकित, तो अंकित जो वर्ड है ये हो गया साइन। जो वॉइस में मैं बोल रहा हूँ, आवाज जो है अंकित, ये जो आवाज है, ये जो साउंड है, ये हो गई आपका साइन, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है, या कहीं लिखा है मान लीजिए अंकित, वो हो गया ऑब्जेक्ट।
और रेफर किसको कर रहा है? मुझे। ठीक है, आप मान लीजिए अपने दोस्त को बोल रहे हैं यार अंकित सर की क्लास आज बहुत बेकार थी, कुछ समझ नहीं आया, तो वहां पे सिंबलाइज क्या हुआ? अंकित उसने बोला, अंकित बोला, अंकित बोलते ही अगला बंदा समझेगा हाँ ये जो वर्ड है ना अंकित, ये जो साउंड है ये तो हो गई साइन, जो शब्द है अंकित पूरा ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और जो रेफर हो गया किसी चीज को, यानी किस चीज को समझा रहा है, जो आपका इंटरप्रिटेशन है वो हूं मैं। समझ रहे हैं आप? तीन चीजें समझो, इंटरप्रिटेशन, ऑब्जेक्ट एंड साइन। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं एक बार इसकी। अरे बहुत टाइम हो गया, 8 बजे आपकी क्लास भी है। अरे थोड़ा सा लेट हो गए थे आज। मैम ने वैसे कितने बजे बोला है? 8:10 बोला है ना, तो मैं आपको जल्दी 5 मिनट फ्री करता हूँ। देखो, सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म है, ये था ये मेनली जो थ्योरी है ये है इरविंग गॉफमैन की। गॉफमैन ने और कौन सी थ्योरी दी थी? गॉफमैन ने एक और थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं फ्रेमिंग थ्योरी। तो ये बात करते हैं कि कोई जो मीनिंग का मतलब क्या होता है। सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म का मतलब है कि कोई सिंबल है वो क्या इंटरैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले किसी सिंबल से हम बनाते हैं मीनिंग। मीनिंग का मतलब है कि पीपल जो है कुछ एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, और जो लोग हैं वो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है। दैट इज कॉल्ड द मीनिंग। प्रिंसिपल ऑफ मीनिंग का मतलब है सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म, यानी हम किसी चीज का क्या मतलब निकालते हैं, ये है सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म। व्हेन वी थिंक ऑफ अ बुद्धिस्ट मॉन्क, उसकी इमेज हमारे दिमाग में आ गई, तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म। ये थोड़ा सा बिहेवियरल थ्योरी है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। अब उन सारे सिंबल्स को हमने जब बना मिला दिया और एक फार्मूला बनाया, हमारी असम्पशंस का एक ग्रामेटिकल रूल्स बनाए, और उन सारे सिंबल्स को हमने जोड़ दिया, तो वो बन गई हमारी लैंग्वेज, जिसको हम समझते हैं। दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि भैया आज हम डिनर बाहर करेंगे, तो लोग इसका जो जो वो समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग है उनकी, उसी पे वो बेस्ड समझते हैं कि भाई आज हम डिनर बाहर करेंगे। ठीक है, तो ये वो समझेंगे कब? जब उनको वो लैंग्वेज समझ आएगी, यानी वो जो सेम। हेलो, पहला है मीनिंग। जब हम साइन एंड सिंबल से एक मीनिंग क्रिएट कर लेते हैं सिमिलर, तो हम एक बनाते हैं लैंग्वेज, जिसमें बहुत सारे साइन एंड सिंबल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम टारगेट करते हैं, ग्रामेटिकल रूल्स बनाते हैं, और बनता है हमारा क्या? लैंग्वेज। गेटिंग इट? और लैंग्वेज के बाद एक और चीज़ उन्होंने बताई, थॉट। थॉट का मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज़ को, जो असाइंड हमारे सिंबल्स हैं, ठीक है, जो बेसिस ऑफ थॉट इज लैंग्वेज, यानी लैंग्वेज का जो मतलब थॉट का बेस जो है वो लैंग्वेज ही है। यानी इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेंटली कन्वर्जिंग अबाउट द मीनिंग्स। आप अपने दिमाग में भी अगर कुछ सोचते हैं तो वो लैंग्वेज में ही सोचते हैं। ठीक है, आपको जो भाषा आती है आप उसी में सोचते हैं। यही बात उन्होंने बताई कि लैंग्वेज जो है इतनी पावरफुल चीज़ है कि वो आइडियाज़ जनरेट करती है, आइडियाज़ को ट्रांसमिट करती है। गेटिंग इट? आपकी थॉट्स को प्रॉपर एक स्ट्रक्चर प्रदान करती है। दैट इज सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म। इसको और पढ़ लेना, और कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। आप पढ़ के नहीं आते हो, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत होता है। फिर एक बहुत ही सिंपल थ्योरी है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की। ये मॉडल नीचे बताता हूँ, इसको समझना ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैं बस 2 मिनट के लिए स्क्रीन शेयर करता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका साइन। मान लीजिए एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट या थिंग। साइन। सिग्निफायर हो गया वो वर्ड जिससे हम इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे भाई एप्पल, एप्पल वर्ड, एप्पल की इमेज, एप्पल साउंड, ये जो हैं ये सारी चीज़ें होंगी सिग्निफायर, जिससे हम इसको डिनोट कर रहे हैं, यानी जिससे हम इसको बता रहे हैं। और सिग्निफाइड वो होगा जो हमारे दिमाग में उसका मेंटल कॉन्सेप्ट आएगा। एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है?
एप्पल का चित्र आता है तो हो गया सिग्निफायर, सिग्निफायर हो गया। लेकिन अब वो उससे और क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। सिग्निफाइड क्या है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो आप सोचते हो भाई एप्पल इज़ हेल्थी, एप्पल इज़ अ फ्रूट, एप्पल इज़ फ्रेशनेस, एप्पल का मतलब, और भी एप्पल कंप्यूटर्स, एप्पल कंपनी जो है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में सिग्निफाइड हो जाती हैं। यानी सिग्निफायर तो हो गया वो वर्ड जिसकी हम बात कर, जिससे हम किसी साइन यानी किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। गेटिंग इट? एप्पल जो वर्ड है वो होगा सिग्निफायर, जो चीज़ है, जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो होगा साइन, और जो उसका मेंटल कॉन्सेप्ट है वो होगा सिग्निफाइड। इसके कनोटेटिव, जैसे एप्पल बोलते ही कनोटेटिव मीनिंग तो हो गया कि भाई, सॉरी, डिनोटेटिव मीनिंग हो गया एप्पल फ्रूट, मीठा, और ये सब चीज़ें, और कनोटेटिव मीनिंग हो गया जो उसकी क्वालिटीज़ हैं। एप्पल मीठा होता है, एप्पल अच्छा होता है, एप्पल हेल्थी होता है, एप्पल कंपनी आपके दिमाग में आ सकती है। तो ये हो गए उसके कनोटेटिव मीनिंग। तो जो डिनोटेटिव मीनिंग होंगे वो होंगे सिग्निफायर, और जो कनोटेटिव मीनिंग होंगे वो होंगे सिग्निफाइड। जो आपका मेंटल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एप्पल बोलते ही आ रहा है वो है आपका सिग्निफाइड, और जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको डिनोट करने के लिए, जो उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, वो होगी आपकी एक सिग्निफायर। और जिसको हम डिनोट कर रहे हैं, जिस चीज को, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो होगा साइन। गेटिंग इट? ये बात की है सॉसुरे ने। फर्दिनांद दे सॉसुरे फ्रेंच लिंग्विस्टिक थे, और इनको आप ये कह सकते हैं लिंग्विस्टिक साइंसेस का, आप ये कह सकते हैं बहुत ही मेजर ये प्रोपोनेंट थे। इन्होंने इनफैक्ट बहुत सारी लैंग्वेजेस पे काम किया है। इनफैक्ट फर्दिनांद दे सॉसुरे ने जर्मन, इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन, इन सब पे सिमिलैरिटीज़ की बात की। और जब उन्होंने ये सब चीज़ें देखी तो उन्होंने लैंग्वेजेस को समझा, और कि लैंग्वेज कैसे काम करती है। तो भैया लैंग्वेज ऐसे ही काम करती है। सिग्निफायर तो वो वर्ड है जो आपको चीज़ के बारे में बता रहा है। ये वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में ये चीज़ आई, साइन आया, ऑब्जेक्ट आया, थिंग आई, और उसके बाद सिग्निफाइड क्या हुआ, और उसका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बनता है। गेटिंग इट? व्हेन आई से इंडिया, इंडिया इज अ वर्ड, ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में आता है हमारा देश जो है। अब उसका मेंटल कॉन्सेप्ट जो है, इंडियन आर्मी आ सकता है, स्ट्रेंथ आ सकता है, आप ये कह सकते हैं हमारा देश, आपको प्यार आ सकता है। तो बहुत सारा जो मेंटल कॉन्सेप्ट है, देश का झंडा आ जाता है, देश का मैप आपके दिमाग में आ जाता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आती हैं सिग्निफाइड। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? साइन, सिग्निफायर और सिग्निफाइड में अंतर समझ आया? यस यस, द वर्ड्स मीनिंग जो आपको बताया गया है एकदम सिंपल वे में। मैं बोलता हूँ साइकिल, दिमाग में साइकिल है, साइकिल पड़ी है, दैट इज साइकिल। लेकिन अगर उसका डेनोटेटिव मीनिंग हो गया साइकिल, मतलब कनोटेटिव मीनिंग जो हो गया साइकिल, मतलब आपको चलानी है तो फिजिकल बॉडी आ जाएगी। और आप कह सकते हैं रेस आपके दिमाग में आ सकती है, आपके दिमाग में जो उसके बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आ सकते हैं। तो दोज आर कनोटेटिव मीनिंग्स। सरकेज़म इज अ कनोटेटिव मीनिंग बिकॉज उसके अंदर छुपा हुआ कुछ है जो आपको खुद को समझना है। ठीक है, सरकास्म जो है, वर्ड्स जैसे मैंने आपको यूज़ कर दिया कि जैसे मीम वगैरह आते हैं ना, तो मीम में क्या है, जैसे मीमोलॉजी जो आजकल एक नया चीज़ चला है, तो मीम में क्या है, जो वर्ड आपको फोटो है वो आपका हो गया आपका सिग्निफायर। किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, साइन को। और उससे आपने समझ के आपको हंसी क्यों आई, क्योंकि उसका मेंटल कॉन्सेप्ट आपको हंसी दिला रहा है। वो जो सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉमिक लगा। क्यों लगा? क्योंकि आपका जो मेंटल कॉन्सेप्ट है उसने उस चीज़ को कुछ और समझा, उसका कनोटेटिव मीनिंग आपने समझ लिया। गेटिंग इट? तो अभी मीम्स पे भी लोग रिसर्च कर रहे हैं। आप ये मत सोचो कि मास कम्युनिकेशन में मीम्स पे रिसर्च नहीं कर रहे। मेरा एक दोस्त है वो मीम्स पे काम कर रहा है, वो मीम्स पे अपनी पीएचडी कर रहे हैं। तो आपको सिग्निफायर और सिग्निफाइड को अच्छी तरह से समझना है, सीएसपीएस के मॉडल को समझना है कि लोग किस तरह से काम करते हैं। उसके अलावा आपको समझना है आपके सिंबॉलिक इंटरैक्शनलिज्म को। टाइम बहुत हो गया, 5 मिनट बचे हैं, जल्दी कोई सवाल हो तो पूछ लो क्योंकि आपकी क्लास हो रहा है। तो आपको रेस्ट दे देते हैं ना, कोई सवाल हो तो मुझसे डायरेक्टली पूछ लेना। समझ आया आज का? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं ना। आपकी मैम की क्लास है और वो सबके लिए है, यानी जो प्लस वाले हैं वो तो हैं ही, तो जो नॉन प्लस वाले हैं ना वो भी रुकना आज की क्लास में प्लीज़,
क्योंकि इम्पॉर्टेंट है रिसर्च एथिक्स भी। ओके, सो एवरीवन, जैसे मुनाजिर हैं हमारे साथ, पूनम हैं और सिद्धार्थ हैं, तो जिन लोगों ने प्लस नहीं ले रखा है ना वो भी रुकना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं ना, ओके बाय।